बहुत ही खास पर्सन से मिलने जा रहे हैं, मिस्टर दीपक पांडे, जो कि EOR टीवी के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। आपको मैं ये बता दूं कि EOR टीवी इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज फोकस्ड ऑन LGBT एंड अदर कम्युनिटी। इनके लिए जो खास शोज बनाए जाते हैं। तो आज हम दीपक जी से बात करेंगे। वेलकम दीपक जी ऑन द शो। वेलकम टू ब्लैक बुल चैनल। सबसे पहला सवाल दीपक जी, मुझे आप ये बताइए कि what do you see the change in society after the Supreme Court's verdict on 377? आफ्टर दिस वर्डिक्ट, जो मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, इनके अंदर थोड़ी सी प्रोत्साहन नाम की चीज़ आई है और ये अपने प्रेफरेंसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस वजह से सोसाइटी में इनकी एक्सेप्टेंस शुरू हो गई। ये मैं ऐसे देखता हूँ। मतलब हमारी सोसाइटी में अब चेंज आने चेंज लगा है। चेंज जिस कम्युनिटी से नहीं है, क्या वो भी अब उनके बिल्कुल, जो इस कम्युनिटी के ख्यालों नहीं समझा नहीं फिर से, जो इस कम्युनिटी के नहीं है, उनके ख्यालात भी बदल रहे हैं या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले 1-2 साल से मैंने ढेर सारे NGOs के जो मैच परेड होते हैं ये सारे अटेंड किए हैं। मुझे लोगों के अंदर जो इस कम्युनिटी को लेके इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इनके अंदर अब धीरे धीरे वो चीज़ें पता चल रही है और एक्सेप्टेंस जो है बढ़ रही है। तो जो कम्युनिटी के लोग नहीं हैं वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। So, EOR टीवी शुरू करने की कोई खास वजह या क्या उद्देश्य है? That also I think in COVID times. हाँ, कोविड टाइम में मुझे एक समय दिया मुझे ये देखने के लिए कि मैं अपने सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में क्या करूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को लेकर डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया तो मैंने कुछ कहानियाँ बनाई और ढेर सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने पिच किया। बट LGBT के ऊपर कोई कहानी कहना नहीं चाहता था कल तक। अगर मैं देखूँ 2018 तक, 19 तक, 20 तक, यहाँ तक, तो अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, टेलीविजन चैनल से लेकर OTT प्लेटफॉर्म, वेयर आई पिच एवरीवेयर कि दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल थ्रू माय स्टोरीज, जिससे LGBT कम्युनिटी को कहानियों की थॉट से, वजह से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी। बट जब मैं कहानियाँ लेके जिस प्लेटफॉर्म पे गया, किसी ने इस कहानी को कहने के लिए इच्छा नहीं दिलाई। एक ही बातें रही कि हम सेंट्रिक कैरेक्टर को लेके ऐसी कहानी नहीं बना सकते। तो दिस वाज द टाइम जब मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई कहानी नहीं कह रहा है और कहानियों से सोसाइटी में परिवर्तन आ सकता है, तो मैं EOR टीवी की स्थापना की और मैं इस पे इस तरह की कहानियाँ जब कहीं पब्लिश करने का मुझे चांस नहीं मिला तो EOR टीवी को मैंने स्टार्ट किया कि हम कहानियाँ बनाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे और इन कहानियों से सोसाइटी में LGBT कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग पार्ट ऑफ सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं या ये ह्यूमन नहीं है। एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। एजुकेशन मिले, एक्सेप्टेंस इनकी बढ़ जाए। कहानियों के जरिए जो मेरा उद्देश्य EOR टीवी सेटअप करने का रीजन तो ये था कि जब मुझे कहीं चांस नहीं मिला पब्लिश करने का तो मैंने EOR टीवी स्टार्ट की। कहानियाँ कहना क्यों चाहता हूँ मैं इनके लिए? किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में अगर कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसको मैं LGBT कहूँगा मैं, बट उनको स्पेशल चाइल्ड समझता हूँ। अगर इस तरह का, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, डजंट मैटर जेंडर, अगर इस तरह के हार्मोन्स उसके शरीर में हैं और इस तरह के उसके हाव भाव हैं, परिवार के लोगों ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो पड़ोसी कर लेगा, रिलेटिव्स कर लेंगे, मोहल्ला कर लेगा, पूरा देश कर लेगा। अगर हमने इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ा दी तो जैसे मैं और आप अपनी ज़िंदगी में और बड़े बड़े काम करते हैं, कोई प्लेन उड़ाता है, कोई बड़े बड़े एम्पायर खड़ा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है, वैसे ही करेंगे। इनको किसी सिग्नल पे खड़ा होकर बैगिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दिस वाज द थॉट, दिस इज द रीजन टू स्टार्टिंग EOR टीवी। So, did you face any difficulties in the initial period or even now? इनिशियल पीरियड आई फेस ए डिफिकल्टी ड्यू टू कोविड, जो हमारा बहुत टाइम चला गया उसमें, जो प्रॉब्लम कुछ और भी थी आई, बट ठीक है, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो तकलीफें आती रहती हैं, वो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तकलीफें आएंगी, नहीं तो अच्छा कैसे लगेगा अगर आप बहुत इजीली कहीं पहुँच जाओ और कोई चीज़। तो जो थी वो चीज़ें ठीक है, कुछ तकलीफें आई, कुछ तकलीफें चली गई। अभी भी चैलेंजेस यही है कि
ये कहानियाँ जो हम कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी कहानी कह रहा हूँ जो डार्क साइड ऑफ लाइफ है, तो हम पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ की कहानियाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिकली जा रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस काफ़ी हैं, बट ठीक है, चैलेंजेस लिए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो कोविड टाइम में शायद लोग घर बैठे थे और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाज द बेस्ट चॉइस, तो शायद कितना मतलब रिस्पांस मिला? नहीं, हमने कोविड टाइम पे लॉन्च नहीं किया, Okay. हमारे प्रोग्राम बन नहीं पाए थे। मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, बट हमारे प्रोग्राम शूटिंग शुरू होने जा रही थी, 4-4, 5-5 प्रोग्राम की शूटिंग स्टार्ट होने जा रही थी, बट हमारा कोविड लग गया तो हमारी पूरी शूटिंग शुरू हुई। ढेर सारी कहानियाँ लिखी जा चुकी थी, 30%, 20%। फिर हम लॉकडाउन से फिर बाहर आए तो जो चीज़ें हुई थी वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि जो लॉक पीरियड था कोविड का, तो पूरी दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही थी। तो जो लोग भी उस दौर से गुजरे थे, तो हमारी कहानियाँ बन नहीं पाई। फिर हमने सेकंड फेज में शुरू किया, बट सेकंड फेज में भी कहानियाँ बन नहीं पाई ड्यू टू कोविड। फिर हमारा वो जो 1.5 टाइम था, अपनी डिप्रेशन में गया कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं, बट वो नहीं रही। तो इसके बाद हमने जो भी दिवाली गया, उसके पहले हम कोविड खत्म होगा सेकंड फेज, और हम शूटिंग स्टार्ट की, और शूटिंग स्टार्ट बैक टू बैक किया, और हमने इन हाउस ही करना शुरू किया। बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड प्रोड्यूसर्स तो थोड़ी दिक्कतें भी हुई। जो मेरी सोच है, जिस तरह की कहानियाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ट्रांसलेट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज इमोशन बेस्ड कहानियाँ हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ है, ड्रामा नहीं मिलता। हम लोग टेलीविजन या बहुत सारी चीज़ें करके हम ड्रामा ढूंढ रहे होते हैं, तो ड्रामा मिलता नहीं, तो कंटेंट क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो हमने कुछ ढेर सारी कहानियाँ इन हाउस राइटर बुलाए, उनके साथ जैमिंग किया, उसके साथ हमने उसको बनाया, और हमने लास्ट दिवाली में स्टार्ट किया यूटी। तो इस दिवाली जो भी गई, हमने 1 साल कंप्लीट किया, नाउ वी आर इन द सेकंड ईयर। How is the response in last 1 year? रिस्पॉन्स ऑसम, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत अप्रिशिएशन फ्रॉम द व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बढ़िया देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, और जब आपके लाखों कमेंट्स आते हैं उसमें भी एक बुरा कमेंट नहीं होता कंटेंट को लेके, तो बड़ी खुशी होती है। बहुत लोग पर्सनली इंस्टा पे या फेसबुक पे डीएम आके करते हैं कि सर आपकी इस कैरेक्टर को देख के मैं इतना इंस्पायर हूँ, या इतना इंस्पायर हुई कि मैं ऐसे ही एक्ट करती हूँ। देयर इज वन ऑफ व्यूअर्स, कल की बात, उससे मुझे डीएम किया कि सर हाय, इन दिस फेस्टिवल आई एम गोइंग टू बी इन मुंबई, तो आई लव टू सी यू। ठीक है, XYZ बातें। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो कैरेक्टर है गुल, somehow I connect with so much, I watch every day, और मैं अभी गुल की तरह एक्टिंग करती हूँ, I behave like गुल। तो किसी भी मेकर को, किसी भी स्टोरी टेलर को इतनी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेरी जो कैरेक्टर है गुल बहुत खुले दिमाग की है, और अगर उस तरह से लोग अपने प्रेफरेंसेस को लेके बाहर आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहानियों में हम जो पर्सनल प्रेफरेंस होता है रिलेटेड टू इंटीमेसी, वो हमारी कहानी नहीं है, हर आदमी की चॉइस है, बट उस चॉइस के अलावा में जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेक्स कैन नॉट बी अ सेंट्रिक पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई लड़की है, लेस्बियन है, या कोई यूनक है, कोई क्रॉस जेंडर है, कोई गे है, हम उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस को क्यों फोकस करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। क्या हम ऐसे किए जाते हैं कि हमारे प्रेफरेंसेस क्या है, हाउ वी डू एंड हाउ वी डू नॉट? अगर हमें कोई ऐसा नहीं सोचता, तो हम किसी दूसरे के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये होना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रेफरेंसेस उस व्यक्ति का पर्सनल है, तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करके हमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, हर दिन व्यक्ति की जिंदगी में बड़े क्वालिटी वर्क्स होते हैं कि इस आदमी की बेस्ट क्वालिटी क्या है, हम उस क्वालिटी से लेकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कहानियों में हमारी इस तरह की सोच होती है, और जब वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल हु इज वाचिंग, जो माइंड भी कम्युनिटी के नहीं होंगे, बिकॉज आई डोंट नो इंडिविजुअली कि कौन क्या है, बट कोई अगर बुरा कमेंट आए या कोई कुछ ऐसा कहे कि नहीं आपने ऐसा कैसे बना दिया, ये कहानी तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं होते, तो मुझे भी ऐसा लगे कि अच्छा somebody is opposing, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट इस तरह की हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता, कोई लेटर नहीं मिलता। जो लेटर्स भी हमारे पास आते हैं उसमें हमें तारीफ ही मिलती है कि आपने कहानी बनाई, हमें बहुत अच्छा लगा। तो या मतलब देन आई कैन सी कि
लोगों को अच्छा लग रहा है और मेरी कहानियाँ अगर ऐसी बनती रही, आप लोगों का प्यार मिलता रहा और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आने वाले दिनों में, तो 5 साल टाइम जाएगा, बट कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में जाएगी और हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे ही सारे लोग जानते हैं कि आपने करियर की शुरुआत एज अ सिनेमेटोग्राफर की, बहुत बड़े शोज की, सरस्वती चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद डायरेक्टर बने, तो ये चेंज मतलब बहुत बड़ा चीज स्टेप कैसे मतलब डिसाइड किया? ये You बहुत build बड़ा director. ये बहुत बड़ा चेंज है। जब आप सिनेमाटोग्राफर होते हो तो आप एक सेक्टर देख रहे होते हो जो आपकी फोटोग्राफी से रिलेटेड होता है, नथिंग एल्स। आप सुबह आते हो, स्क्रिप्ट पढ़ के रखते हो या नहीं पढ़ के रखते हो, आप कोई कहता है कि आप उसको ये चाहिए, आप उस चीज़ को कर लेते हो और कंटिन्यू पूरा दिन खत्म होता है, आप पैकअप होता है, आप अपने घर चले जाते हो, सो जाते हो, खाना खा लेते हो। पर डायरेक्टर ऐसा नहीं है। डायरेक्टर सुबह आता है तो डायरेक्टर कम विद 1000 ऑफ वर्क। जब शूटिंग खत्म होती है तो जितने डिपार्ट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति होता है, डायरेक्टर, उसकी होती है। और पैकअप के बाद कितना काम हुआ, क्या आउटपुट है, उसका भी जिम्मेदार होता है। और जब वो घर जाता है, जब ड्राइव कर रहा होता है या गाड़ी में बैठा होता है अपने घर में, तो उसके दिमाग में चलता रहता है आज हमने क्या किया, कल हम क्या करेंगे, और ऐसा किया तो उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, अगर कुछ बुरा हुआ तो हम कल इसको रेक्टिफाई करेंगे। 2, ये जो जिम्मेदारियों का दायरा है बहुत अलग है। मैं डायरेक्टर क्यों बनना चाहा, वो एक अलग क्वेश्चन है कि जब मैं 15-17 ईयर्स मैंने एज अ सिनेमाटोग्राफर काम किया, अच्छे शोज किए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अप्रिशिएशन मिला पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री से, #टेलीविजन इंडस्ट्री, क्योंकि मैं टेलीविजन का ही बहुत काम किया हूँ। फिल्म में मुझे फिल्म करने का सौभाग्य नहीं मिला, मैंने ट्राई भी किया बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। तो मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं किसी चीज़ को पकड़ के बैठता नहीं हूँ। जिंदगी में जो चल रहा है खुश हूँ, चलते रहना चाहिए। तो ये करते करते मैंने ढेर सारे साल टेलीविजन किए, अच्छे शोज किए, भगवान का सौभाग्य है कि मुझे अच्छे शोज मिले, हिस्टोरिकल अवार्ड्स भी मिले, ढेर सारे अवार्ड मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों से। लॉकडाउन के पहले एक टाइम होता है जहाँ पे आप करते जाते हैं बट आप कुछ अलग चीज़ करने की चाहत रहती है। तो विजुअल के थ्रू जो मैं कहानी कह रहा था, एक टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसको ऑडियो विजुअल में कैसे चेंज किया जाए। तो देयर इज अ सेकंड स्टेप जहाँ पे मुझे लगा कि अब मुझे डायरेक्ट करना चाहिए। पर डायरेक्ट करने के लिए एक दुनिया है जिसमें जाने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो मैंने सिनेमाटोग्राफी से एक ब्रेक ली। वो ब्रेक मैंने 2.5 से 3 साल का लिया। और जो 2.5 और 3 साल का टाइम था, उसमें मैंने अपने आप को, जो स्कूल कॉलेज के दिनों की बातें थी, जो किताबें, जो कॉमिक्स हमने पढ़े थे, जो पुरानी फिल्में देखी हुई थी, जो कुछ पढ़ी थी, कुछ नहीं थी, कुछ डाउनलोड की गई, कुछ देखी गई, ढेर सारी चीज़ें देख के अपने आप को फिर से रिफ्रेश की। बट जो ये रिफ्रेश का 2.5 साल का दौर था ना, वो काफ़ी पेनफुल था। जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आपके पास कोई नहीं। तो मैंने तो अपनी चॉइस से छोड़ा था सिनेमाटोग्राफी, बट लोगों के कमेंट्स बहुत अजीबोगरीब से आते थे कि पांडे इज नॉट गेटिंग द वर्क, XYZ। एंड इन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप काम कर रहे थे तो आपके पास हजारों लोग आपसे नेटवर्क में होते हैं, जब आप काम नहीं कर रहे होते तो धीरे धीरे वो नंबर्स बिकम 0। जब आप 0 होते हो ना, तो आपको एक रियलाइज होता है कि यार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। वो कभी डिप्रेसिंग का दौर होता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जिंदगी चल रही है। तो मेरा डिप्रेशन की कोई जिंदगी नहीं चली, बट एक टाइम में मुझे समझा नहीं कि यार ऐसे कैसे हो रहा है। वो जो लोग मुझे इतना प्यार करते थे, हर दिन बातें होती थी, हम नहीं मिलते थे, नाराजगी भी आती थी, सडनली डिसअपियर होते गए। बट जो क्योंकि मुझे पता था व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई वांट टू डू, तो एक वो सिलसिला था। मैं फिल्में देखना शुरू की, ढेर सारी चीज़ें लिखी, जितना समझ आया। तो मैंने वो 2.5 साल में अपने आप को इससे तैयार किया कि मुझे कहानी कहनी है। ये सिलसिला चल ही रहा था कि ज़िंदगी में कुछ और पहलू है, और जहाँ पे मैं डायरेक्ट करने लगा, और उस डायरेक्शन में मैंने 40 वेब सीरीज डायरेक्ट कर। और इस जर्नी में मैंने एक
बहुत नोन OTT प्लेटफॉर्म अभी एग्जिस्ट कर रहा है और वो एक अलग लेवल पे जाके खड़ा हुआ, जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं अपनी विजुअल के थ्रू जो कहानी कहता था उससे बेटर वे में कह रहा हूँ अपने डायरेक्शन से। तो जब आप जो काम कर रहे हो डायरेक्शन में सक्सेस होता जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एंड द लॉकडाउन के टाइम पे मुझे फिल्म फेयर के लिए मैं नॉमिनेट हो गया बेस्ट डायरेक्टर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ये वो टाइम था जहाँ पे आपका लॉकडाउन चलने वाला था, इसके 6 महीना पहले तक ये जिंदगी चली। बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन करने के साथ साथ ना मुझे कुछ ऐसा कहना था जिससे जो सोशल कॉज के लिए हो। जैसे मैं फिल्म अगर देखूं तो मुझे 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगती है, तारे जमीन पे मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप कहानियों के जरिए जब आप समाज में सोसाइटी में चेंजेस ला देते हो ना तो आपको एक अलग खुशी मिलती है। तो तारे जमीन पे जो फिल्म मेरे दिल के करीब है, मैं बहुत बार देखी है। तो इस तरह की जो फिल्में देखते हैं जिससे सोशल कॉज, ऐसे बच्चे बहुत एग्जिस्ट करते हैं जिनको एजुकेशन के टाइम, पढ़ाई के टाइम ऐसी दिक्कतें होती हैं और बीइंग इंडियन पेरेंट्स उनको समझ नहीं होता कि क्या हो रहा है। इसके अलग पहलू हैं जो हम देख सकते हैं। तो जब डायरेक्शन की मेरी लाइफ शुरू हुई तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कहानियां कही है जिससे सोसाइटी में परिवर्तन हुए, जैसे तारे जमीन में हुआ है। तो मैंने सोचा काफ़ी और चीज़ें लिखी। इसी जर्नी में मुझे LGBT कम्युनिटी की कहानियाँ मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगी, बिकॉज एशिया की पहली जो गेम फिल्म थी मैं उसका DOP रहा हूँ, सिंधर रंगयान के साथ मैंने शूट किया था। फिर ऐसे पिंक मिरर और कुछ ऐसे फिल्में की थी। कम्युनिटी LGBT के जो लोग हैं मैं इनसे कनेक्टेड तो था, इनके लिए सॉरी फील करता था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनको लेकर कहानी बनाऊँ। बट ये जो मेरे डायरेक्टर की ज़िंदगी शुरू हुई, इसमें मेरे दिमाग में आया इन लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलानी है, इनको लेकर कहानी बनानी चाहिए। तो लॉकडाउन पीरियड में मैंने ढेर सारी कहानियाँ लिखी, स्टोरीज लिखी और मैंने कई लोगों को कई जगह पे जाके रीच किया बिफोर द लॉकडाउन ईयर। बट हर जगह यही था, इन कैरेक्टर पे हम कहानी नहीं कहेंगे। बट योर टीवी ने एक काम किया बहुत बढ़िया पिछले 1-1.5 साल में। योर टीवी ने इंडस्ट्री को ये बताया है कि नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे एग्जिस्ट, एक्सेप्ट देम। तो अगर इन दिनों आप देखोगे तो कोई भी ऐसा OTT प्लेटफॉर्म नहीं है जो LGBT के ऊपर काम नहीं कर रहा है। इवन GC जो टेलीविजन चैनल्स हैं, ये लोग इन तरह के कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आने वाले टाइम पे आई एम श्योर 110% कि इनके हीरो और हीरोइन जो टेलीसोप के होते हैं LGBT कम्युनिटी के होंगे। तो ये और टीवी ने 1 साल में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो है अवेयरनेस फैलाई है, जिससे लोगों के माइंड सेट चेंज हो रहा है। There's a debate going on society these days कि OTT पर सेंसर होना चाहिए या नहीं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, एक क्लास कहता है कि होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं होना चाहिए। So what is your take on that? ये मेरी पर्सनल है। नॉट ओनली OTT, सेंसरशिप OTT में होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बट उसके मर्यादाएं भी होनी चाहिए। तो उस मर्यादाओं को मेंटेन करने के लिए सेंसर जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ रूल्स कानून ऐसे होते हैं जिसके वजह से ही हम अपने दायरे में रहते हैं। अगर हमें 300 लोग, मैं किसी का मर्डर इजीली कर लूँ और उसके बाद किसी का मर्डर करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं मर्डर कर दूंगा। इफ आई हैव एनी रिलेशन विद एनीबॉडी आई विल गो एंड आई विल किल दैट पर्सन। अब ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो मुझे लगता है वैसा है कि आप कहिए आपको जो कहना है, लेकिन वो सोसाइटी और समाज के हित में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नहीं कहना चाहिए। आपको इस चीज़ पे पाबंदी रहे, इसलिए सेंसर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे टेलीविज़न चैनल हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फिल्म हो। जो सोसाइटी और कल्चर और कम्युनिटी के अगेंस्ट है, उन चीज़ों के लिए, उन मर्यादाओं के लिए, उस लैंग्वेज के लिए, उन सीन्स के लिए सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कहता हूँ कि OTT में सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, अभी ये भी चल रहा है कि OTT वर्सेस थिएट्रिकल रिलीज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? OTT वर्सेस OTT की वजह से इफेक्ट हो रही है। मैं ये नहीं मानता कि OTT की वजह से थिएटर की ऑडियंस में दिक्कतें आ रही हैं। हम
जो मुझे ऐसा लगता है कि हम OTT से इंस्पायर होके सिनेमा में वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। फिल्म और थिएटर एक अलग चीज है, आप OTT को अडॉप्ट मत करिए। उसमें OTT की चीजें अलग बनी है जो बहुत रिलेटेबल होती है। आप OTT को स्क्रीन पे लेके अगर जाओगे तो क्यों लोग थिएटर में जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, थिएटर की चीजें अलग तरीके से बनती है। आप फिल्म को फिल्म के तरीके से लीजिए, लोग जाएंगे थिएटर में और जाना भी चाहिए, बट डोंट अडॉप्ट OTT इन अ सिनेमा। फिलहाल हमने यूआर टॉक जो है वो ये किया है कि लोग अपनी बात कह सकें, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं यूआर टॉक पर। योर टॉक एक ऐसा हमने फीचर्स योर टीवी में लाया है। मैं योर टीवी को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे विलेज में लेके जाना चाहता हूँ। योर टीवी को योर टॉक ये वो जो जिसको रूरल इंडिया कहते हैं, स्मॉल इंडिया कहते हैं, हमारे हिसाब से इंडिया जो मेट्रो है वही है इंडिया, है ना। टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी करके ऐसी बातें होती हैं। तो योर टीवी और योर टॉक का उद्देश्य ये है कि हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे विलेज में जाके कंटेंट क्रिएट करेंगे। और योर टॉक उस यूज में आएगा कि कोई भी किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा, अगर उसके पास टैलेंट एक्टिंग का, सिंगिंग का, एनी टैलेंट व्हाट ही हैव, अगर वो अपने टैलेंट को योर टॉक पे अपलोड करता है और हैशटैग कनेक्ट करता है, तो हम उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसके टैलेंट को देखेंगे। अगर उसमें टैलेंट है तो हम उसको जिस एरिया में टैलेंट है उसका, उसके लिए हम उसको जहाँ पे भी होगा उसको इनवाइट करेंगे, उसको लाएंगे, उसको हम पॉलिश करेंगे और उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये टेक है योर टॉक का टैलेंट। योर टीवी पर अभी तक जो शो है जैसे कि आई लव अस, ब्लू कंप्लीटली, ये तो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जो फ्यूचर में आने वाले शोज हैं उस पर थ्रो सम लाइट। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? जैसे मैंने आपको बताया कि योर टीवी पे अभी हम लोग डार्क साइड ऑफ लाइफ देख नहीं रहे, तो हमारी जो कहानियाँ हैं, जो आपकी ज़िंदगी की रिलेटेबल, आजकल से रिलेटेबल कहानियाँ हैं, इमोशंस है, रोमांस है, फैमिली है, इन सब की कहानियाँ बना रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारी एक कहानी चल रही है जिसका नाम है तू मेरी आशिकी है। इसके बाद हम एक और डेली शो फॉर्मेट लेके आ रहे हैं जो लंबा चलेगा, बट अगेन इट्स अ लव स्टोरी। तुम हुए ना हमारे, हम थे जिसके सारे, इस तरह का कुछ टाइटल है। इसी में हम बेसिकली इस लव स्टोरीज इस कपल ऑफ जो है, बट इस साल जो योर टीवी का मेन टारगेट है, हम योर टीवी में नॉन फिक्शन शो करना चाहते हैं, जिसका हमारा कंप्लीट भी हो गया है। शो का नाम होगा फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ इंडिया। इंडिया ने अभी तक कोई रॉक स्टार नहीं प्रोड्यूस किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हमने ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए जो पूरे देश में ऑडिशन हुआ और हिंदुस्तान एक रॉक स्टार को प्रोड्यूस करें। तो ये नॉन फिक्शन ऐसा है जो हम इस साल योर टीवी में नॉन फिक्शन करेंगे। Any reality shows? Is it related? Yeah, but apart from this is like singing. Singing, yeah. इसके अलावा जैसे कि बिग बॉस है या ऐसे बहुत सारे रोडीज हैं, ऐसे कोई शो, रियलिटी शो? मैं आपको अभी नहीं कह सकता। एक जैसे शार्क टैंक टाइप शोज आ रहा है, Yes. इस तरह का मैं कुछ एक शो बनाया हूँ, बट अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता बिकॉज आई हैव नॉट मेड विद द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसे ये मेरी चीज़ें होंगी मैं उसको पब्लिश करूँगा, बट यस इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू। अगेन ये एक ऐसा शो होगा जो कहीं किसी अपने आइडिया को किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ बेटर इंडिया। It was so nice talking to you, and best wishes. थैंक यू। Thanks. कुछ बोलना है आपको? नहीं। ये इसमें से वो क्या किया? ये वाइट चल रहा था, यहाँ से क्लोजअप ले लिया मैंने, क्या बात है। ऐड कर दिया। इसे बंद किया ना?